नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग सी टेट के लिए सोशल स्टडी यानी सोशल साइंस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। ठीक, आज ये चौथा हम लोग देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। चैनल पे जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण का प्रश्न है, जिसमें दिया है जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। कारण दिया है भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्वी में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तब भारत में शाम 7:30 बजे हैं। कारण क्या है कि ये 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। कारण है जैसे ये है ग्रीनविच 0 डिग्री, ठीक, ये है ग्रीनविच 0 डिग्री, और इसके इधर जाने के बाद पूर्व साइड में दिन बढ़ता है। ठीक, इधर जाने के बाद दिन बढ़ता है, इधर जाने के बाद घटता है, पश्चिम जाने के बाद घटता है। तो हमारा जो है वो पूर्व में 82.5 डिग्री, तो ये 5.5 घंटा आगे है। ठीक, ये 5.5 घंटा आगे है, इसीलिए जब वहाँ 2 बजेगा तो हमारे यहाँ 7:30 बजेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। बी है, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय देशांतरों में बांटा गया है। सी है, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र में घेरता है। इसका ऑप्शन है ए और सी सही है, बी गलत है। बी और सी सही है, ए गलत है। ए, बी, सी सभी सही हैं। ए और बी सही है और सी गलत है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए, बी, सी तीनों सही है। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार एक से अधिक है, सही बात है, क्योंकि जो कनाडा वगैरह वाला क्षेत्र, रूस वाला, ये सब जगहों पे 7-8 जो है देशांतर रेखाओं को माना गया है मानक निर्धारक, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, सही बात है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, ये भी सही बात है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र घेरता है, क्योंकि एक घंटे में वो 15 डिग्री समय घेरता है, ये भी बात सही है। ठीक, इसलिए ए, बी, सी तीनों सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। पृथ्वी की सतह से स्टार्ट करना है, वायुमंडल तक जाना है। ऑप्शन है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। दूसरा है बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य वायुमंडल। मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल, समताप मंडल, बाह्य वायुमंडल।
अगला है समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल। ये बाह्य मंडल को आयन मंडल भी बोलते हैं, आयन मंडल। ठीक, अगर इसको इंग्लिश में देखेंगे तो इसको इंग्लिश में भी पूछता है। इंग्लिश में इसे बोलता है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। इसे बोलता है स्ट्रेटोस्फियर। ठीक, ये होता है स्ट्रेटोस्फियर। ये होता है मीसोस्फियर, ये होता है मीसोस्फियर। इसे बोला जाता है आयनोस्फियर, आयनोस्फियर। और इसे बोला जाता है एक्सोस्फियर। ठीक, इसे इंग्लिश में ये नाम दिया जाता है और कोई भी नाम आपसे पूछ सकता है, चाहे इंग्लिश पूछे या हिंदी पूछे, यहाँ से एक प्रश्न फिक्स रहता है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? ऋतु जो होती हैं वो किस कारण से होती हैं? ऑप्शन है, मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती हैं, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल बनता है, पृथ्वी का अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, इसीलिए ऋतु होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? प्रतिशत के अनुसार पूछ रहा है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। इसका सही ऑप्शन है नाइट्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन जो है ये 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ठीक, हीलियम जो है ये कम होता है, जो है 0.0005%। ठीक, ये होता है इसका क्रम। चलिए अगला देखते हैं। इसी में आर्गन भी पूछता है, यहाँ पे आर्गन नहीं रखा तो इसका भी देख लीजिए। आर्गन का होता है 0.93%। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है, ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं, लेब्राडोर एक गर्म धारा है, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन है ए और सी सही है, बी और सी सही है, केवल ए सही है, ए और बी सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सही है। ठीक, एक लेब्राडोर जो है एक गर्म धारा नहीं, ये ठंडी धारा है। मैंने धारा को पढ़ाया है, जिसको अगर देखना हो, नहीं समझ में आ रहा हो धारा, तो टेस्टी पिस्टी में एक प्लेलिस्ट है टेस्टी पिस्टी का, वहाँ पे जाके पूरा धारा मैप पे मैं बताया हूँ, आप आराम से देख सकते हैं।
कौन सी ठंडी धारा है, कौन सी गर्म धारा है, ठंडी धारा कैसे चलती है, गर्म धारा कैसे चलती है, पूरा उसके बारे में विवरण दिया हूँ। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है, जो हिमनद का निक्षेपण है उससे क्या कहा जाता है? हिमोड़, लोयस, तटबंध, समुद्री गुफा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उसे हिमोड़ कहा जाता है। हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? ऑप्शन है, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वन वनस्पति, शीतोष्ण घास स्थल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, शंकुधारी वन। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी 50 से 70 डिग्री में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। ये सब बोला जाता है शंकुधारी वन को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है, डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है, मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक मतलब चाप झील निर्मित चिन्हित है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 39 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भूमि के कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाले क्षेत्र में ये चीज़ गलत है, बाकी सब सही है। ठीक, और यहाँ पे विशेषता नहीं है, यही पूछ रहा है। ठीक, क्योंकि इस वाले क्षेत्र में जहाँ पे अच्छी अगर गंगा ब्रह्मपुत्र वाला बेसिन वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे ला के जो है कि अच्छी मिट्टियाँ अगर आएंगी तो वहाँ पे खेती किया जाएगा, कर्तन और दहन वाली कृषि तो की नहीं जाएगी। ठीक, और इसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक निवास भी करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि? तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन है, इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है, यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है, नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है, पवनें सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं, कारण है कि नमक की मात्रा अधिकता सागर को सघन बनाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है, भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है, भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन है, ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है, ए सही है, बी गलत है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों गलत हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं, जो रक्षक मेखलाएं हैं वो मदद करती हैं। ऑप्शन है, मृदा में नमी बनाए रखने में, मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में, और नालिकाओं को बनाने
से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। ये रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं इसको बनाने में। ठीक, इससे जो है मृदा आवरण को बचाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन है समय, वनस्पति जात, प्राणी जात, जलवायु, उच्चावच। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, समय। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? समय। अगला प्रश्न है, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जाता है सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन में। ठीक, अब अगर पूछा जाए कि इसमें कौन कौन किस्में आता है, सर्वव्यापी संसाधन में आपका आ जाएगा वायु, इसमें आ जाएगा वायु और जल, ये सर्वव्यापक में आएगा। और स्थानिक में जो है जो संसाधन होते हैं चुनिंदा स्थानों पर जो पाए जाते हैं वो स्थानिक संसाधन में आ जाएंगे। ठीक, सर्वव्यापक में वायु और जल आएगा जो हर जगह उपलब्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न है, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों, जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हों, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? प्रश्न नंबर 45 का इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विविध समाज वह है जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानता पाई जाती हों। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? ऑप्शन है महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, महिलाएं जिम्मेदार वाहक चालन होती हैं, महिलाएं पालन पोषण वाली होती हैं, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बी जो है महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। ये जेंडर रूढ़िबद्धता को चुनौती देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? नारी मताधिकार वाले में जो है आंदोलनकारियों के लिए मुख्य मांग क्या है? ऑप्शन है महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार, महिलाओं के लिए मताधिकार। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं के लिए मताधिकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जातक के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है
इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ऑप्शन अगला है, इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ऑप्शन सी है, इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ऑप्शन डी है, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इसका सही ऑप्शन कौन सा है जातक के बारे में? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनकी संकलन किया गया। ये जातक भी पूछ देता कि जातक का वर्णन किसमें है, तो ये बौद्ध धर्म में है। ठीक, बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन लोगों का ऑप्शन में रख देता है, तो ये बौद्ध धर्म है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है, इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक था। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? ऑप्शन है, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है जो बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद ने इसको सम्मिलित किया था। कौन किया था? गुरु अंगद। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? ऑप्शन है, सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। मामलों के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थीं। उम्र से अधिक मतलब 30 साल से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें जो विशेषता नहीं वही पूछा है, तो यही जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 30 साल से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, ये गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? ऑप्शन है, उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। वो उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। इन्होंने हार स्वीकार की, वह इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने हार स्वीकार की, वह इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। ये जो दक्षिणापथ शासकों थे, ये उन लोगों का जो है विशिष्ट नीति थी। ठीक, किसके समय में? समुद्रगुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, मिलान करना है। एक तरफ है कला रूप, दूसरी तरफ नामावली। ऑप्शन है कला की वह तकनीक जो असलियत जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, नयनाभिराम। चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, रूप चित्रण। भारत में यूरोपवासियों की ऐश्वर्य जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला, इतिहास चित्रकला। ब्रिटिश साम्राज्य इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला, तैल चित्रकला। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, देख सकते हैं। आइए इसका मिलान करते हैं। कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, ये हो जाएगा तैल चित्रकला। 4, चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, ये हो जाएगा नयनाभिराम। 1, भारत में यूरोपवासियों की ऐश्वर्य जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला, ये हो जाएगा रूप चित्रण। 2, ब्रिटिश साम्राज्य इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला, इतिहास चित्रकला। 3, तो 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ था? ऑप्शन है नागपुर, मदुरै, दिल्ली, पुणे, मद्रास, कलकत्ता, सूरत, मदुरै, दिल्ली, सूरत, मद्रास, कलकत्ता। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? प्रश्न नंबर 54 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो है वो 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों के लिए केंद्रित हुआ सूरत, मद्रास और कलकत्ता में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ है। ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है, ए सही है, बी गलत है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी सही है। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ, ये बात सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 56। ठीक, प्रश्न काफी बड़ा है इसीलिए छोटा दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन है महालवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है महालवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। ऑप्शन बी है महालवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। ऑप्शन है केवल बी दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। ऑप्शन बी ए और बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर स्पष्ट सही करते हैं।
ऑप्शन सी है न तो ए और न ही बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। ऑप्शन डी केवल ए दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 57। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। ऑप्शन है ईदगाह, गुलफरोसा, दरगाह, खानका। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसे दरगाह के नाम से जाना जाता है सूफी संत के मकबरे को। अब ईदगाह क्या होता है? ईदगाह में क्या होता है कि ईद के दिन सब लोग जहाँ नमाज पढ़ते हैं, जहाँ सब लोग मिलके नमाज पढ़ते हैं, एक जगह इकट्ठा होकर उसे ईदगाह कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। और ये गुलफरोश जो है ये उन लोगों का एक त्यौहार है। गुलफरोश जो है वो त्यौहार है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन है बासवन्ना द्वारा, एकनाथ, सखुबाई द्वारा, रामानुज द्वारा। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो विशिष्टाद्वैत है वो रामानुज द्वारा प्रस्तावित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में और भी दोनों कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है यह एक फौजदारी अदालत थी। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है। ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों गलत है। ए सही है, बी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 59 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी सही है। यह एक फौजदारी अदालत थी, ये गलत है। यह यूरोपियन जिलाधीश की अध्यक्षता में चलता था, ये सही है। प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। गैरिसन नगर से अभिप्राय है। ऑप्शन है किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते थे, वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता था, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन नगर था, नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते थे उसे गैरिसन कहा जाता था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 हो गया 61। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? ऑप्शन है सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, पाठचर्या को पूरा कराना, परीक्षा उत्तीर्ण कराना, कंठस्थ कराना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का लक्ष्य होता है सापेक्ष महत्व का निर्माण करवाना। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से उपयुक्त समझा गया है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना,
केवल बी। ए और बी में से कोई नहीं, केवल ए। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए सही है। प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना, ये गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? ऑप्शन है जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। ऑप्शन है केवल बी, ए और बी दोनों, ए और बी में से कोई नहीं, केवल ए। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ई और बी में से कोई नहीं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना, विद्यालय में वन्य जीवन उत्साह को मनाना, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदे की प्रतिज्ञा लेना। ठीक, ये है वन्यजीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। देखिए प्रश्न है खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं होगा, विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं, विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? प्रश्न नंबर 65 का ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? ऑप्शन है छोटे समूह की परियोजनाएं, विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, समुचित चित्र यानी कोलाज बनाना। इसका ऑप्शन है ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी, ए बी सी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ए सी डी, ए सी डी। छोटे समूहों की परियोजनाएं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, समुचित चित्र यानी कोलाज बनाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार अस्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऑप्शन है ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? ऑप्शन है विश्लेषण करने की क्षमता, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष, तर्क करने की क्षमता, अनुभवों की तुलना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, परिस्थितियों का अनुमान और एवं निष्कर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। ऑप्शन है उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना, उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 68 नंबर का प्रश्न है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी,
उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपको ऑप्शन है समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचने वाले वस्तुओं पर चर्चा करनी चाहिए, मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए जन विवादास्पद मामलों में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। ऑप्शन है राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। ऑप्शन है केवल बी, ए और बी दोनों, ए और बी में से कोई नहीं, केवल ए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। 71 नंबर का प्रश्न है। अब प्रश्न क्या है देखिए, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? ऑप्शन है एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, समूहों का विचार पूर्वक चयन करना, कार्य की पूर्ति करना। ऑप्शन है ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी, ए बी सी। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बी डी, ए बी डी। एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, कार्य की पूर्ति करना। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए, दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और डी सही हो जाएगा। ए और डी समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है? ऑप्शन है अबुल फजल, राम सुंदरी देवी, जियाउद्दीन बर्नी, मुजफ्फर आलम। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फर आलम। प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है मुजफ्फर आलम। अगला प्रश्न है यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? ऑप्शन है लघु चित्रकारी, शिलालेख, हस्तलिपियां, गुफा चित्रकारी। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लघु चित्रकारी। ठीक, ये गलत है, बाकी सही है। शिलालेख, हस्तलिपियां, गुफा चित्रकारी ये सब सही है। अगला प्रश्न है विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? ऑप्शन है व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, समता के मुद्दे। ऑप्शन है केवल बी, ए और बी में से कोई नहीं, ए बी दोनों, केवल ए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों, व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, समता के मुद्दे। अगला प्रश्न है भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए।
ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? ऑप्शन है सामान्यीकरण करना, परिमाण निकालना, परिकल्पना करना, वर्गीकरण करना। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? प्रश्न नंबर 76 का इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, परिकल्पना का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य विज्ञान विषय वस्तुओं से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? ऑप्शन है वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित करना, पाठ्य पुस्तक का पठन एवं चर्चा, विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। 77 नंबर का प्रश्न है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण। ठीक, अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? कार्टून की भूमिका पूछ रहा है। ऑप्शन है भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त, इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखती है। कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है। मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना, कोई भूमिका नहीं, कार्टून अपरिपक्व है। 78 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रंग भेद प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। ऑप्शन बी है यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती हैं। सभी विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है, केवल ए सही है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों गलत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? ऑप्शन है सरपंच, वार्ड के सदस्य, सचिव, ग्राम सभा सदस्य। ऑप्शन है ए और सी, ए बी सी, बी सी डी, ए बी। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 80 नंबर का प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी सही है, सरपंच और वार्ड के सदस्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी यानी लेखपाल का उत्तरदायित्व तो कौन सा है? ऑप्शन है भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना, शिकायतों की जांच पड़ताल द्वारा भूमि संबंधों विवादों को रोकना, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रख रखाव। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? स्थानीय शहरी के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और उसे रिपोर्ट करते हैं। शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती है। वार्ड पार्षदों पर सरपंच मुखिया होता है। नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता और निर्णय लेता है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। अगला प्रश्न है सूची मिलान करना है। जो है सूची ए में है विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार, बी में है विभिन्न प्रकार के ऋण। ऑप्शन है कृषि, श्रमिक, स्वास्थ्य और बेमौसम उपयोग,
बड़ा किसान उर्वरक कीटनाशी बीज, मध्यम किसान कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आइए इसका मिलान करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा कृषि श्रमिक, ये हो जाएगा स्वास्थ्य और बेमौसम उपयोग एक। बड़ा किसान हो जाएगा कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। मध्यम किसान हो जाएगा उर्वरक कीटनाशी और बीज। तो 1, 3, 2 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। प्रश्न है दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है। ऑप्शन है सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता है। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते हैं और कपड़ा कम कीमत पर सौदागर को बेचते हैं। सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। ए और ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला के आगे पीछे करके दिखाया गया है। ऑप्शन है पहला, सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। बी है किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापार से खरीदता है। ऑप्शन सी है थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटर के लिए बोली लगाता है। ऑप्शन डी, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटर को खरीदती है। ऑप्शन ई है विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। तो इसका चयन करना है। ऑप्शन है बी डी ई सी ए, सी बी डी ई ए बी सी डी, ए बी डी सी ई, बी सी डी ई ए। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले हो जाएगा किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। उसके बाद हो जाएगा थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटर के लिए बोली लगाता है। उसके बाद हो जाएगा एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटर को खरीदती है। उसके बाद हो जाएगा विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। उसके बाद हो जाएगा सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करती है। अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपीली प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है। ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जांच न्यायालय, सत्र न्यायालय। तो उसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में वो अपील करेगा। अगर उच्च न्यायालय से भी अगर वो खुश नहीं है तब उच्चतम न्यायालय जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। ऑप्शन है केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत है, केवल ए सही है। 87 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन है केवल बी सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथन पर पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऑप्शन है
दिया गया है ऊपर दिए गए कथन भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है भारतीय अधिकारी तंत्र, कोई भी राज्य सरकार, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय केंद्रीय सरकार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय केंद्रीय सरकार। अगला प्रश्न है इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। ऑप्शन है बहुप्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। ऑप्शन है केवल बी, ए और बी दोनों, ए और बी में से कोई नहीं, केवल ए। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, इन्हें पहचानें। ऑप्शन है वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। बी है सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा उत्तरदायित्व है। ऑप्शन सी है सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके का समान है। ऑप्शन डी है सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन पहले है बी सी, बी डी, सी डी, ई सी। सही ऑप्शन है ई, बी और सी। सही ऑप्शन है बी और सी। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं। ये दोनों सही है। बस आज के लिए इतना ही है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।